आज हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन के चैप्टर में एकल झिर्री या एकल रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन समझते हैं। तो मैंने बताया था कि ये एकल रेखा छिद्र है। इस तरह का अगर कई छिद्रों से मिलाकर एक रेखा बना ली जाए तो इसको कहते हैं एकल रेखा छिद्र। अब एकल रेखा छिद्र का विवर्तन किस तरह से होता है एकल रेखा छिद्र से, वो समझते हैं कि जब किसी प्रकाश स्रोत को हम इस एकल रेखा छिद्र में से होकर देखते हैं, खासकर ऊर्ध्वाधर फिलामेंट वाले जलते बल्ब को अगर हम देखते हैं, इस तरह से ऊर्ध्वाधर फिलामेंट वाला मान लीजिए अपने पास कोई जलता हुआ बल्ब है, इसको यदि हम एकल रेखा छिद्र द्वारा देखें तो देखते हैं कि इस रेखा छिद्र के ठीक सीध में एक चौड़ी प्रकाश पट्टी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त इस चौड़ी प्रकाश पट्टी के दोनों ओर कम तीव्रता की रंगीन पट्टियां दिखाई देती हैं। इसे यह जो रंगीन और बीच की चौड़ी पट्टी का जो समूह होता है, इसको बोलते हैं एकल रेखा छिद्र का विवर्तन प्रतिरूप। और यह विवर्तन के कारण एकल रेखा छिद्र से जब प्रकाश किरणें गुजरती हैं तो उसके तीव्र किनारों पर थोड़ा सा मुड़ जाती हैं, इस कारण हमें विवर्तन प्राप्त होगा। तो यदि हम विवर्तन प्रतिरूप देखें तो इस तरह से हमें चौड़ी पट्टी प्रकाश की प्राप्त होती है। फिर उसके बाद इस तरह से रंगीन कम तीव्रता की प्रकाश पट्टियाँ प्राप्त होती हैं और इनकी तीव्रता रंगीन पट्टियों की क्रमशः घटती जाती है और रंगीन पट्टियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो इसे बोलते हैं एकल रेखा छिद्र का विवर्तन प्रतिरूप। अब इस एकल रेखा छिद्र के विवर्तन प्रतिरूप को पाने के लिए दो प्रकार हैं। एक तो है फ्रेनेल विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने का तरीका, फ्रेनेल ने प्राप्त किया था। एक है फ्राउनहोफर विवर्तन प्रतिरूप। तो इनके दोनों के बारे में पहले हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि फ्राउनहोफर विवर्तन प्रतिरूप क्या होता है और किस तरह के अरेंजमेंट से प्राप्त होता है, यानी उनका प्रयोग क्या था, और फ्रेनेल विवर्तन प्रतिरूप कैसे प्राप्त होता है, यह भी व्यवस्था हम लोग जिक्र कर चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर इस एकल रेखा छिद्र द्वारा प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप की व्याख्या करने के लिए फ्राउनहोफर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए ज्यामितीय व्यवस्था करते हैं। तो ज्यामितीय व्यवस्था, फ्राउनहोफर विवर्तन प्रतिरूप की ज्यामितीय व्यवस्था देखते हैं। फ्राउनहोफर प्रतिरूप, विवर्तन प्रतिरूप, फ्राउनहोफर विवर्तन प्रतिरूप के लिए ज्यामितीय व्यवस्था। तो फ्राउनहोफर ज्यामितीय विवर्तन प्रतिरूप के लिए हम लोग ज्यामितीय व्यवस्था करते हैं। तो फ्राउनहोफर प्रतिरूप में जो रेखा छिद्र था उससे प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों अनंत दूरी पर थे और विवर्तन प्रतिरूप को प्राप्त करने के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता था। तो इसमें एक रेखा छिद्र यस होता है, प्रकाश स्रोत यस होता है, इसमें ये प्रकाश स्रोत यस है और इसके आगे उत्तल लेंस रखते हैं। रेखा ये प्रकाश स्रोत यस इसके प्रथम फोकस पर होता है, अतः इससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस या अपवर्तन के पश्चात समांतरित हो जाती हैं और हमें समांतर किरणों का एक पुंज मिलता है, अर्थात एक समतल तरंगाग प्राप्त होता है। इसके आगे मान लेते हैं कि इस तरह से ये एक रेखा छिद्र है ए और बी, ये एक रेखा छिद्र है। अब इसकी हम लोग चौड़ाई मान लेते हैं डी, इसकी चौड़ाई को हम लोग डी ले लेते हैं, इस तरह से चौड़ाई डी ले लेते हैं। अब इससे निकलने वाली जो समांतर प्रकाश किरणें होती हैं, अर्थात समतल तरंगाग्र होता है, वह रेखा छिद्र ए बी से टकराता है। यह समतल तरंगाग्र है, एक समतल तरंगाग्र ये बन गया समतल तरंगाग्र।
ये समतल तरंग। इसके आगे एक उत्तल लेंस L रखते हैं, L2 दूसरा उत्तल लेंस रखते हैं L2, और इसके आगे इसमें पर्दा होता है, ये पर्दा, और पर्दा जो है वो इस लेंस L2 के द्वितीय फोकस तल पर होता है। तो यदि हम AB के लंबार्धक एक रेखा CO ले लें तो जो जब समतल तरंगाग्र रेखा चित्र AB से टकराता है तो इसके द्वारा मापा जाता है, और A और B के बीच तरंगाग्र का प्रत्येक भाग कई भागों में तरंगाग्र बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे समान कला में द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं, अर्थात प्रत्येक भाग कला संबद्ध स्रोत का कार्य करता है। तो इससे निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं जो बिना मुड़े हुए लेंस से टकराती हैं वह अपवर्तन के पश्चात O पर केंद्रित होती हैं और एक दूसरे की प्रबलता को तीव्रता को बढ़ाती हैं, इसलिए O पर हमें चौड़ी प्रकाश पट्टी प्राप्त होती है जिसे केंद्रीय उच्छिष्ट कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ द्वितीयक तरंगिकाएं रेखा क्षेत्र के भागों से थीटा कोण पर मुड़कर अन्य स्थानों पर पहुंचती हैं। तो मान लीजिए यहाँ से कोई किरण इस तरह से मुड़कर A से और B से इस तरह से मुड़कर इस तरह मान लीजिए P बिंदु पर आती है। तो जब द्वितीयक तरंगिकाएं बिंदु P पर पहुंचती हैं तो P पर पथांतर के P पर जब पहुंचती हैं तो A और B से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच पथांतर उत्पन्न हो जाता है। इस पथांतर के कारण कलांतर उत्पन्न होता है और ये देखा गया कि P पर, और इसी प्रकार अगर O के नीचे देखा जाए तो P' पर उसी P के सम्मित एक पॉइंट लें तो वहाँ पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है, जिसे निम्निष्ट कहा जाता है। अब इसको समझाने के लिए यदि हम ये मान लें कि इस रेखा क्षेत्र के मध्य भाग से मुड़कर थीटा कोण से मुड़कर पहुंचने वाली तरंगें, इसको मध्य भाग इसके दो बराबर भागों में बांट लिया जाए तो इन दो बराबर भागों के बीच की दूरी d/2 होगी। यदि इसका झुकाव कोण थीटा हो तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा। इस पर डॉट डॉट एक अवलंब खींच लेते हैं और अवलंब इस तरह से बनाते हैं। मान लीजिए C के बाद यहाँ पर K ले लिया, K पॉइंट ले लिया, इस जगह पर ये K पॉइंट है। तो जो P पर पहुँचने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच जो पथांतर होता है वह CK के बराबर होता है। और यह देखा गया कि P पर निम्निष्ट प्राप्त होता है। इससे यह निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि P पर पहुंचने वाली जो A और C भाग से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं हैं उनके बीच पथांतर λ/2 होना चाहिए, क्योंकि P पर निम्निष्ट प्राप्त होता है। इसी प्रकार इस CD भाग से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं जो O के नीचे P' पर केंद्रित होती हैं वो भी विपरीत कला में होती हैं और P और P' पर हमें निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार यदि हम इसको और आगे बढ़ाकर यहाँ पर अगर अवलंब डालें तो P पर पहुँचने वाली द्वितीयक तरंगाओं AB के बीच जो पथांतर होगा वो लैम्डा कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग P पर निम्निष्ट के लिए समझते हैं, तो P पर निम्निष्ट प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें O के यानी केंद्रीय उच्छिष्ट के दोनों ओर निम्निष्ट प्राप्त होते हैं और उसके बाद फिर द्वितीयक उच्छिष्ट प्राप्त होते हैं, फिर निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार एकांतर क्रम में निम्निष्ट और द्वितीयक उच्छिष्ट प्राप्त होते हैं। द्वितीयक उच्छिष्टों को गौड़ उच्छिष्ट कहा जाता है। अब हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर व्याख्या। तो रेखा क्षेत्र OB से चलने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो जब बिना मुड़े हुए ऊपर आती हैं तो उनके वे समान कला में होती हैं और ऊपर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, अतः ऊपर हमें उच्छिष्ट प्राप्त होता है। और बिंदु P पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं जो होती हैं वो विपरीत कला में होती हैं, अतः P पर हमें निम्निष्ट प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त द्वितीयक उच्छिष्ट इस तरह से प्राप्त होते हैं। आगे फिर से एक Q' पॉइंट ले लें अगर यहाँ पर तो Q' पर निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। इसी तरह से नीचे Q' पर निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। Q' पर निम्निष्ट प्राप्त होता है। AC को दो बराबर भागों में अगर बांट लिया जाए तो इस भाग से पहुंचने वाली तरंगें जब Q' पर पहुंचती हैं तो फिर से उनके बीच पथांतर λ/2 का होता है। इसलिए
वहाँ पर फिर से निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। और इन दोनों निम्निष्टों के बीच में जो प्रकाश की तीव्रता शून्य नहीं होती, जहाँ रंगीन पट्टियाँ मिलती हैं, इनको द्वितीयक उच्चिष्ट या गोलोच्चिष्ट कहा जाता है। तो अब हम लोग इसको पहले तो मुख्य उच्चिष्ट की बात करते हैं। तो मुख्य उच्चिष्ट के लिए थीटा बराबर 0 होता है, अर्थात जो तरंगें जो द्वितीय तरंगिकाएं बिना मुड़े हुए ऊपर केंद्रित होती हैं, उस कारण द्वितीय उच्चिष्ट मुख्य उच्चिष्ट प्राप्त होता है। जो मुख्य उच्चिष्ट की बात होती है। फिर P पर निम्निष्ट के लिए प्रथम निम्निष्ट जो होता है, प्रथम निम्निष्ट के लिए P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच में जो पथांतर होगा वह λ/2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए, यानी λ/2 होना चाहिए। तो यदि हम त्रिभुज ACK में देखें तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा CK/AC। और इस तरह से हम लोगों को AC की जगह d/2 लिख लेंगे तो d/2 यहाँ आ जाएगा। तो d/2 साइन थीटा बराबर होना चाहिए CK। अब P पर चूंकि निम्निष्ट प्राप्त होता है, इसलिए CK का मान λ/2 के मल्टीपल ले लेते हैं। तो d/2 साइन थीटा बराबर CK लिख देते हैं। CK की जगह हम लोग लिख लेंगे d/2 साइन थीटा बराबर λ/2। अब इसको हम लोग अगर 2 काट देंगे तो d साइन थीटा बराबर लैम्डा आ जाता है। ये प्रथम निम्निष्ट की स्थिति होती है। इसी प्रकार दूसरा निम्निष्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग, ये प्रथम निम्निष्ट की स्थिति हो गई। तो प्रथम निम्निष्ट की स्थिति के लिए d/2 साइन थीटा बराबर होता है λ/2। ये प्रथम निम्निष्ट की स्थिति हो गई। दूसरे निम्निष्ट की स्थिति के लिए हम लोग ये मानते हैं, इसको AC को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो Q' पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच जो संबंध होगा वो d/4 साइन थीटा बराबर हो जाता है λ/2। फिर से ये d/4 और वहां पर फिर से विपरीत कला में पहुंचती है। इस तरह से तीसरे निम्निष्ट के लिए हो जाता है d/6 साइन थीटा बराबर λ/2। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम निम्निष्टों की स्थिति को हम कह सकते हैं कि d साइन थीटा बराबर mλ, जहाँ पर m बराबर 0 तो मुख्य उच्चिष्ट प्राप्त होता है, बाकी m बराबर 1 2 3 4 निम्निष्टों की स्थितियों को व्यक्त करते हैं, कोणीय स्थितियों को व्यक्त करते हैं। m बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट। ये केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर निम्निष्टों को व्यक्त करता है। प्लस माइनस यहाँ लगा लेंगे। प्लस माइनस का मतलब है O के दोनों ओर, ऊपर प्लस में ले लेंगे, नीचे माइनस में ले लेंगे, तो O के दोनों ओर निम्निष्ट इस तरह से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम थीटा कोण को छोटा मान लें तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बराबर थीटा ले लेते हैं। और साइन थीटा जब हम थीटा ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी थीटा बराबर लैम्डा के m प्लस माइनस लैम्डा, m लैम्डा हो जाएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस m लैम्डा अपॉन d। तो ये हमें निम्निष्टों की कोणीय स्थितियों को व्यक्त करता है। ये फार्मूले से हम लोग निम्निष्टों की कोणीय स्थितियों को प्राप्त कर लेते हैं। अब अगर हम लोग पहले निम्निष्ट की बात करें तो m बराबर 1 रखेंगे, तो 1 रखने से थीटा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस λ/d। अर्थात पहले जो निम्निष्ट की स्थिति होगी वो λ/2 दूरी पर प्लस माइनस दोनों तरफ होगी, यानी ये पॉइंट हो जाएगा λ/d। और इसी तरह से यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा λ/d। हालांकि ये बराबर डिस्टेंस पर आगे मिलेंगे आपको। तो दूसरा जो निम्निष्ट होगा वो थीटा, उसकी कोणीय स्थिति हो जाएगी प्लस माइनस 2λ/d के, यानी अगला जो निम्निष्ट मिलेगा वो इसी के बराबर डिस्टेंस पर मिलेगा। तो हम लोग इस Q को मान लेते हैं कि यहाँ पर इससे चलने वाली जो तरंग ये होगी, द्वितीय तरंग यहाँ से इसके मध्य बिंदु से, इस AB के मध्य बिंदु से मध्य भाग से निकलने वाली द्वितीय तरंगिकाएं ये यहाँ पर पहुँचेंगी Q पर। इसी तरह Q' पर नीचे मिलेगा तो यहाँ मिलेगा 2λ/d और नीचे मिलेगा माइनस 2λ/d। तो इस तरह से दूसरा निम्निष्ट प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग
द्वितीयक उच्छिष्टों की बात करते हैं जिनको हम लोग गौण उच्छिष्ट कहते हैं, तो ये देखा गया कि जो निम्निष्टों के बीच में प्रकाश की तीव्रता बराबर नहीं होती है। निम्निष्टों के बीच कुछ प्रकाश निम्निष्टों के बीच में प्रकाश की तीव्रता शून्य नहीं होती, बल्कि कुछ प्रकाश प्राप्त होता है जहाँ पर रंगीन पट्टियाँ दिखाई देती हैं, तो उनको हम लोग द्वितीयक उच्छिष्ट या गौण उच्छिष्ट कहते हैं। तो अगर हम इन गौण उच्छिष्टों के बीच गौण उच्छिष्टों की कोणीय चौड़ाई को देखें तो ये गौण उच्छिष्ट की स्थिति जो कोणीय स्थिति होगी ये इन दोनों के बीच की होगी, अर्थात गौण उच्छिष्ट के लिए हो जाएगा या द्वितीयक उच्छिष्ट के लिए द्वितीयक उच्छिष्ट। तो द्वितीयक उच्छिष्ट की बात करें तो इनके बीच में साइन थीटा बराबर हो जाएगा, इनके बीच की स्थिति आ जाएगी, यानी केवल थीटा कह सकते हैं हम लोग। तो द्वितीयक उच्छिष्टों के लिए थीटा बराबर आ जाएगा 2 लैम्डा डी प्लस लैम्डा डी बाई 2 लैम्डा बाई डी प्लस लैम्डा बाई डी बाई 2 हो जाएगा। तो इसको यदि हम हल करें तो आ जाएगा 2 लैम्डा 3 लैम्डा हो जाएगा, यानी 3 लैम्डा बाई 2d आएगा। तो इस प्रकार यदि हम इसको इस तरह से लिखेंगे थीटा बराबर प्लस माइनस m प्लस 1/2 लैम्डा बाई 2d, तो ये आ जाएगा m बराबर, अगर हम लोग लैम्डा बाई यहाँ पर ये 2 से लैम्डा बाई 2 से भाग दे देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है m प्लस हाफ। वैसे तो 2m प्लस 1 लिखते थे, लेकिन यहाँ पर जैसे आएगा, अगर हम m बराबर 1 रखें तो 1 के लिए हम लोग पहले जो द्वितीयक उच्छिष्ट प्राप्त होगा पहला वो 3 लैम्डा बाई 2 होगा। इसी तरह से हम बराबर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 लैम्डा बाई 2d। इस तरह से हम लोग द्वितीयक उच्छिष्टों की स्थिति को ज्ञात कर लेते हैं। तो ये द्वितीयक उच्छिष्ट के लिए फार्मूला जिनको गौण उच्छिष्ट कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग जो केंद्रीय उच्छिष्ट है उसकी कोणीय चौड़ाई देखते हैं। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है यानी केंद्रीय उच्छिष्ट है उसकी O से एक और चौड़ाई, क्योंकि ये माना जाता है कि CO रेखा के दोनों ओर विवर्तन होता है, यानी ऊपर और नीचे समान रूप से विवर्तित होती है प्रकाश जो द्वितीयक कर्णिकाएं होती हैं। इसलिए अगर हम इसके ऊपर, अब इसको हम लोग द्वितीयक उच्छिष्टों और निम्निष्टों को यहाँ पर बना सकते हैं। ये मान लीजिए ये तीव्रता I है और इधर तो जो केंद्रीय उच्छिष्ट होता है उसकी तीव्रता मैक्सिमम होती है, उसके बाद यहाँ पर निम्निष्ट प्राप्त होते हैं और फिर ये द्वितीयक उच्छिष्ट, और इस तरह से इनकी तीव्रता धीरे धीरे घटती जाती है और इस तरह से हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा। ये तो ये O हो गया आपका, ये लैम्डा बाई डी इधर हो गया, माइनस लैम्डा बाई डी इधर हो गया, माइनस 2 लैम्डा बाई डी इधर हो गया, माइनस 3 लैम्डा बाई डी इधर हो गया, ये 2 लैम्डा बाई डी इधर हो गया और ये 3 लैम्डा बाई डी इधर हो गया। तो ये जो अब हम लोग केंद्रीय उच्छिष्ट की रेखिक चौड़ाई वो कोणीय चौड़ाई देखते हैं। केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई, तो केंद्रीय उच्छिष्ट की जो कोणीय चौड़ाई होती है, यदि हम O के एक ओर लें तो एक ओर थीटा बराबर हो जाएगा आपका, ये थीटा कहलाता है। ये केंद्रीय उच्छिष्ट की केंद्रीय एक ओर उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहा जाता है। थीटा बराबर हो जाता है ये डिस्टेंस हो जाती है आपकी लैम्डा बाई डी के बराबर, लैम्डा बाई डी। और ये मान लीजिए ये डिस्टेंस अगर पर्दे से इससे यहाँ तक की दूरी कैपिटल डी हो ये, तो यहाँ पर इसकी जो कोणीय चौड़ाई लेते हैं वो हो जाती है लैम्डा बाई डी। और यदि हम पूरी कोणीय चौड़ाई लें इसकी केंद्रीय उच्छिष्ट की पूरी कोणीय चौड़ाई, तो यहाँ पर ले लेंगे संपूर्ण चौड़ाई जो होगी, संपूर्ण चौड़ाई। तो केंद्रीय उच्छिष्ट की जो संपूर्ण चौड़ाई होती है वो 2 थीटा होती है, यानी 2 लैम्डा बाई डी दी जाती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई लेते हैं।
अब यदि हम इन गौड़ उच्छिष्टों की चौड़ाई देखें तो ये लैम्डा बाई डी आएगी, जो कि इसकी आधी होती है। तो केंद्रीय उच्छिष्ट से की चौड़ाई दुगनी होती है गौड़ उच्छिष्टों से। तो इस प्रकार हम लोग केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई याद कर लेते हैं। ये गौड़ उच्छिष्टों की चौड़ाई होती है, अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो लैम्डा बाई डी में लैम्डा बाई डी तो लैम्डा बाई डी आएगी। तो केंद्रीय उच्छिष्ट दो गुना चौड़ाई में होता है। अब हम लोग इसकी रैखिक चौड़ाई निकालते हैं। तो केंद्रीय उच्छिष्ट की रैखिक चौड़ाई, रैखिक प्रसार भी कह सकते हैं, केंद्रीय उच्छिष्ट का रैखिक प्रसार। तो रैखिक प्रसार को अगर हम ये मान लेंगे कि ये रैखिक प्रसार ये टोटल 2x के बराबर है, या जो भी कह लीजिए 2x कह लीजिए या x भी कहते हैं कुछ लोग। तो 2x अगर कह लेंगे तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या ये वाली डिस्टेंस ली जाती है, तो ये इस रेखा क्षेत्र से पर्दे की दूरी ले लेते हैं यहाँ से, तो कैपिटल डी आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग 2x बराबर देखें, इसकी रैखिक चौड़ाई देखें 2x, ये रैखिक चौड़ाई कहलाती है केंद्रीय उच्छिष्ट की। तो रैखिक चौड़ाई हो जाएगी आपकी d इंटू 2 थीटा, और 2 थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 लैम्डा बाई डी। तो इंटू 2 लैम्डा बाई डी हो जाता है, या ऐसे पहले लिख लीजिए 2 लैम्डा बाई डी इंटू कैपिटल डी। ये है केंद्रीय उच्छिष्ट की रैखिक चौड़ाई है। अब चूंकि ये जो पर्दा होता है वो उत्तल लेंस L2 के द्वितीय फोकस पर होता है, तो यदि इसकी फोकल यदि ये लेंस इस AB रेखा क्षेत्र से सटा कर रखा जाए तो ये जो फोकस दूरी होगी वही कैपिटल D के बराबर होगी। तो यदि L2 लेंस की फोकस दूरी F हो तो जो केंद्रीय उच्छिष्ट की रेखिक चौड़ाई होती है, रेखिक प्रसार होता है, जो वह हो जाता है 2 लैम्डा बाई डी इंटू F2। ये होता है। तो ये है आपका एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश का विवर्तन। तो इसको देख लीजिए, और अगर इसको अलग अलग बिंदुओं से बनाकर समझना सीखेंगे तो और बेहतर होगा। अब हम लोग किरण प्रकाशिकी की वैधता समझते हैं और उसी में फ्रेनेल दूरी समझेंगे। तो किरण प्रकाशिकी की वैधता का मतलब होता है किरण प्रकाश जो है कितनी दूर तक एक सीधी रेखा में चलता है। तो जब इस एकल रेखा क्षेत्र से प्रकाश गुजरता है तो काफ़ी दूरी तक यह सीधी रेखा में चलता है, उसके बाद प्रकाश किरणों का मुड़ना प्रारंभ होता है। तो रेखा क्षेत्र से ये आपका रेखा क्षेत्र हो गया AB, जिसकी हम लोगों ने चौड़ाई D ली थी। तो इससे कुछ दूरी तक प्रकाश किरणें जो माना जाता है सीधी रेखा में चलती हैं, उसके बाद इस तरह से इनका विवर्तन होता है। तो जब यह केंद्रीय उच्छिष्ट का जो केंद्रीय उच्छिष्ट बनता है, केंद्रीय उच्छिष्ट यहाँ पर ऐसे बना था, तो केंद्रीय उच्छिष्ट की जब रेखिक चौड़ाई इस रेखा क्षेत्र D के बराबर होती है तो इस दूरी को फ्रेनेल दूरी कहा जाता है, और ZF से लिखते हैं, ये ZF से लिखा जाता है। तो ये परिभाषा देते हैं कि रेखा क्षेत्र से वह न्यूनतम दूरी, जब केंद्रीय उच्छिष्ट की जो रेखीय चौड़ाई होती है, रेखिक जो प्रसार होता है केंद्रीय उच्छिष्ट का, वह रेखा क्षेत्र की चौड़ाई के बराबर होता है, तो उस न्यूनतम दूरी को फ्रेनेल दूरी कहा जाता है और ZF से लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर इस न्यूनतम दूरी को, जैसे अब AB से अगर कोई डिस्टेंस मान लीजिए इधर की ओर वह X ट्रेवल करता है या Z ट्रेवल करता है, मान लीजिए AB से आगे Z दूरी पर जो रैखिक प्रसार होगा Z इंटू थीटा होगा, और एक और रैखिक प्रसार केंद्रीय उच्छिष्ट का हम लोगों ने लिया था लैम्डा बाई डी के। तो इस तरह से लैम्डा बाई डी का आ जाएगा। और अब यहाँ पर हम लोग ये अगर देखिए ये थीटा की जगह लैम्डा बाई डी लिखेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे। ये मान लीजिए यहाँ से AB से AB से Z दूरी पर जो केंद्रीय उच्छिष्ट का जो रेखीय प्रसार होगा वो Z इंटू थीटा होगा, और थीटा बराबर होता है एक और
जो केंद्रीय उच्चिष्ट का प्रसार होता है वो λ/d होता। अब यदि यह z थीटा का मान बराबर हो जाए इस रेखा क्षेत्र की चौड़ाई d के बराबर, तो ये लिख लेते हैं z थीटा बराबर d हो जाता है। तो z की जगह हम लोग जब z बराबर zf हो जाता है, यानी फ्रेनल डिस्टेंस के बराबर जब डिस्टेंस यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर z की जगह zf लिख देते हैं, zf इंटू थीटा बराबर d लिख देते हैं। तो zf यहाँ आ जाएगा और थीटा की जगह लिख देंगे λ/d और बराबर d लिख देंगे इस तरह से। तो अब हम लोग zf जो फ्रेनल दूरी है zf बराबर हो जाएगा d²/λ। ये फ्रेनल दूरी का फार्मूला है, अर्थात कि रेखा क्षेत्र से जब zf दूरी तक प्रकाश तरंगें चलती हैं तो वह सीधी रेखा में चलती हैं, अर्थात प्रकाश की जो किरण प्रकाश की है वो लागू होती है, उसके बाद जो प्रकाश की द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं उनका विवर्तन प्रारंभ हो जाता है। तो इस डिस्टेंस तक किरण प्रकाश की वैध है। इसके अलावा इसके आगे डिस्टेंस पर जब प्रकाश ये द्वितीयक तरंगिकाएं ट्रेवल करती हैं तो किरण प्रकाश की वैध नहीं होती। तो याद रखना कि z इज इक्वल, मान लो ये डिस्टेंस अगर हम z, तो z इज इक्वल और लेस के लिए z इक्वल और लेस के zf, इसके लिए किरण प्रकाश की वैध है, और इसके आगे z इज ग्रेटर देन zf है तो किरण प्रकाश की वैध नहीं है। तो ये माना जाता है कि इससे zf दूरी तक तो प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, उसके बाद विवर्तन प्रारंभ होता है। तो ये है आपका फ्रेनल दूरी के बारे में जानकारी। तो इसको और गंभीरता से समझ लेना।